नमस्कार भैया बहनों। सामाजिक विज्ञान के भाग 3 हमारे अतीत में आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए भैया बहनों, हमें पता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने एक कंपनी स्थापित कर और धीरे धीरे अवैध या ज़बरदस्ती कह सकते हैं, अवैध रूप से कह सकते हैं कि यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनकी जो रियासतें हैं उनको हड़पा और उनको हड़प कर अपने शासन में मिला लिया या अपने अधीन कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे इस पाठ में कि जो कंपनी जो है उसने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाने के लिए क्या व्यवस्था की और किस प्रकार एक छोटी सी जो कंपनी थी, जो व्यापारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वह कंपनी किस प्रकार शासक बन गई, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो था हमारा यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसी के समय उड़ीसा और बिहार की जो दीवानी है, ये दीवानी मुग़ल बादशाह ने क्लाइव को सौंपी थी। ये जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये उसी समय का चित्र एक चित्रकार ने बनाया है। इसमें ऊपर दीवान जो हैं मुग़ल बादशाह हैं और ये अंग्रेज़ जो अधिकारी जो खड़े हैं सामने लाल वस्त्रों में, ये क्लाइव हैं और इसके पीछे और इसकी जो अफसर हैं दूसरे लोग हैं। इसमें हम देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है मुग़ल बादशाह उनको सौंप रहे हैं। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। भैया बहनों, ये जो पूरी घटना है ये मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने के तंबू में घटी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो घटना है वास्तव में भव्य समारोह के रूप में की गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। जब बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाने से अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी जीत हम इसको कह सकते हैं और दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग में आर्थिक मामलों की जो हैं मुख्य शासक बन गई थी। भैया बहनों, अब कंपनी को ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था और इसके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सकें। व्यापारी कंपनी के लिए नाते ये ख्याल भी रखना ज़रूरी था कंपनी को कि अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वह खरीदती और बेचती रहें। समय के साथ कंपनी को भैया बहनों समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गांव या देहात में पहले से शासन चला रहे हैं, जैसे यहाँ के जमींदार होंगे, यहाँ का जो स्थानीय शासक वर्ग हैं जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत थी, सम्मान था, लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रण में करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। उनको बहुत जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता था। भैया बहनों, ये काम कैसे हो और ग्रामीण इलाकों को किस प्रकार कंपनी ने अपना उपनिवेश बनाया, ये हम इस पाठ में आगे और पढ़ेंगे। भैया बहनों, कंपनी ने अपनी दीवानगी तो हासिल कर ली, लेकिन अब कंपनी को चाहिए था कि अधिक आमदनी कैसे हो। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अब भी अपने आप को क्या मानती थी? एक व्यापारी ही मानती थी। और कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, पैसा खूब चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था उनके पास नहीं थी और ये व्यवस्था बनाने में कंपनी हिचकिचा रही थी।
भैया बहनों, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य 2 गुना हो गया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करती थी। ये सुनने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का क्या कर रही थी? आयात कर रही थी। और इनके बदले में हमारे यहाँ पे बनने वाला जो सामान है, रेशमी वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, ये खरीदी थी। और इस खरीदने के बदले भारत में सोना और चांदी चुकाना पड़ता था। लेकिन जब बंगाल की रियासत उनके हाथ में लग गई, बंगाल की दीवानी उनके हाथ में लग गई, तो इसके बाद बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसा जो है, इसको निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने में काम में लेने लगा अंग्रेज कंपनी। और अब उनको इंग्लैंड से सोना और चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी ही यहीं के पैसे से सामान खरीदना और सीधा इंग्लैंड भेज देना। जल्दी ही जाहिर हो गया भाई बहनों कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। भैया बहनों, 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सुनकर भी ऐसा लगेगा कि 1770 के इस अकाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई यानी इसका तात्पर्य यह है कि बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। भैया बहनों, ये जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट का है। ये साप्ताहिक हाट क्या होता है आप जानते होंगे, जहाँ पे सामग्री सप्ताह में एक दिन के लिए सब तरह की सामग्री मिलने का एक मेला लगता है, जिसमें सभी सामान मिलता है, लोग वहाँ खरीदते हैं और बेचते हैं। ये साप्ताहिक हाट का दृश्य है। भैया बहनों, अब जब अंग्रेजों पर आर्थिक संकट आया तो उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये सामने दिखाई दे रहा है। और इसी कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान में होगा। देखिए, खेती में सुधार लाना यानी ज़मीन के में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जो है अंग्रेजों ने ज़रूरी समझा। यानी ज़मीन में निवेश करना, आर्थिक संकट से उबरने के लिए राजस्व जो है इतना हमें राजस्व मिल जाएगा, एक राजस्व आय के बारे में आश्वस्त कंपनी होना चाहती थी। और ये काम जो है किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भैया बहनों, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादार जो थे, तालुके कहते हैं जो आज की जैसे तहसीलें होती है ना, वैसे जमींदार हैं, तो जमींदारों के रूप में मान्यता उनको दी गई और उन्हें किसानों से कर वसूल करने के लिए और उनसे वसूल के कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा जो है उन जमींदारों को दिया गया। भैया बहनों, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि थी स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए और से राजस्व की मांग बढ़ने वाली भी नहीं थी। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, लेकिन इससे कई प्रकार की समस्याएं सामने आने लगी। अंग्रेज अफसरों को मानना था कि ज़मीन के सुधार के लिए जो है जमींदार जो हैं अब खर्चा नहीं कर रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त में एक समस्या पैदा हो गई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अब जमींदार जो हैं ज़मीन में और उत्पादन बढ़े इसके लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में समस्या ये नहीं थी। भैया बहनों, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था
किसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदार जो थे उनकी गिरदारियाँ या जमींदारियाँ छीन ली गई थी, नीलाम हो चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत और बदल चुके थे भैया बहनों। कंपनी जो है बाजार में बढ़ती कीमतें और धीरे धीरे खेती का विस्तार कंपनी ने किया। इससे जमींदारों की जो है आय तो बढ़ी, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी पहले से ही राजस्व फिक्स कर चुकी थी, स्थायी व्यवस्था कर चुकी थी। इसके बावजूद भी जमींदार अभी भी ज़मीन में बेहतरी में, यानी ज़मीन के सुधार करने में, ज़मीन में और अच्छी पैदावार करने में कोई रुचि, दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उनमें कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बच रहे थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। क्योंकि जब किसान पैदा कर रहा है, माल ज़मीन में पैदा कर रहा है, बिना ज़मींदारों को कुछ किए ही सीधा सीधा पैसा मिल रहा है, लगान मिल रहा है, तो फिर उनको ज़मीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी। भैया बहनों, दूसरी तरफ जो है गाँवों में किसानों की जो है ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। किसान की ज़मीन वो है, कोई गारंटी नहीं थी। लगान चुकाने के लिए अक्सर किसान क्या करता, महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, क्योंकि पैदावार ज़मीन में इतनी नहीं होती थी। अब कर्जा लेकर जब वो चुका रहा था तो ये अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो पुश्तैनी ज़मीन से उसको, किसान को बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी भैया बहनों, इस व्यवस्था के कारण से एक नई व्यवस्था आई, क्योंकि ये जो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था, ये व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पाई। अब उसके लिए एक नई व्यवस्था आई। भैया बहनों, हम अगले जो अपना अध्याय है, इसी का अगला जो भाग है कल पढ़ेंगे, उसमें नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ये अध्ययन करने वाले हैं। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है, अंग्रेजों के लिए एक बड़ी घटना क्या थी? उत्तर आपको ध्यान में है। अंग्रेजों के लिए एक जो बड़ी घटना थी वो क्या थी? अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कह सकते हैं इसको, बंगाल की दीवानी मिलना, यानी एक बहुत बड़ी घटना थी। इसी प्रकार 1770 में बंगाल में पड़े अकाल में लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा, तो हमने अभी पढ़ा है इसमें कि 1770 में जो बंगाल में अकाल पड़ा उसमें लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। बंगाल की जनसंख्या जो है, आबादी जो है 1/3 समाप्त हो गई। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या है? अभी मैंने आपको बताया। स्थायी बंदोबस्त क्या है कि स्थायी बंदोबस्त जमीन के निवेश करने और खेती में सुधार लाने के लिए कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई एक स्थायी बंदोबस्त एक व्यवस्था थी, जिसमें जमीन को जमींदारों या तालुकादारों को कर चुकाने या राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसे फिक्स कर दिया गया, यानी जिसको बार बार बदला नहीं जाएगा। राजस्व जो है एक निश्चित कर दिया गया था। ये स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त को किसानों ने किस प्रकार से स्वीकार किया, इसका भी आपको उत्तर जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से देख के लिखना है। पढ़ के आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगला भाग कल। तब तक के लिए नमस्ते।